हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। और अगर ईपीएफओ का ऑनलाइन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म हायर पेंशन के लिए भरते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, तो उसके कारण आपको ऐसा लगा होगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। ये सवाल काफ़ी सारे लोगों ने मेरे वीडियोस के ऊपर भी पूछा है। हमारे पास कुछ क्लैरिटी आई है उसकी। काफ़ी तरीके की गलतियां लोगों ने करी हैं। कुछ लोगों ने जो अपनी पुरानी जॉब हिस्ट्री है उनकी डिटेल सही नहीं डाली है स्क्रीन पे, या फिर कुछ लोगों ने अपना बैंक डिटेल जो है वो गलत डाल दिया है, वो उनको नहीं समझ आया कि क्या डालना है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास 4 क्वेश्चन थे कि कंट्रीब्यूशन कब क्या करी होनी चाहिए, 5,000 से ज़्यादा उनकी एक्चुअल के ऊपर कंट्रीब्यूशन हो रही थी, नहीं हो रही थी, या फिर जहाँ पे उनको अपने प्रूफ लगाने थे वो नहीं लगाए हैं, अगर लगाए भी हैं तो उसमें कुछ एरर हो गया है, पहले हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, अब लेटेस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे सवाल थे लोगों के कि अब इसको हम कैसे चेंज कर पाएंगे, क्या हमारे पास अपडेट करने की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। और जिन लोगों ने सक्सेसफुली सब डेटा सबमिट कर दिया था, उनके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर था और वो पूछ रहे थे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और अब इन सब की क्लैरिटी हमारे पास इस टाइम पे है कि क्या क्या चीज़ें आपका एम्प्लॉयर करेगा, क्या चीज़ें प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट करेगा, ईपीएफओ डिपार्टमेंट करेगा, और कैसे आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। और आज के वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स को हम कवर करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या फिर आप पहले जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो कुछ टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है ईपीएफओ के डिटेल्स के बारे में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन पर नहीं क्लिक किया होगा तो आपको वो अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सर्कुलर्स की। जैसा मैंने कहा कि ईपीएफओ ने 2 सर्कुलर जारी किए थे। एक सर्कुलर को मैंने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, जिसके बारे में मैंने डिटेल पूरी डाली है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। और हम इन सर्कुलर्स के बारे में जो है डिटेल में देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। सबसे पहला ये सर्कुलर, दोनों सर्कुलर 23 अप्रैल 2023 के हैं। एक है सर्कुलर नंबर 406 और ये है सर्कुलर वेब सर्कुलेशन के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है वेब सर्कुलेशन के लिए, यानी कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल डेटा है। और इसके बारे में बताया गया है कि स्क्रूटनी जो होगी, आपने जो फॉर्म जमा कराया है उसकी स्क्रूटनी कैसे होगी, जो भी डिटेल्स सबमिट करी है एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा, कैसे एक्शन लेना है, उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल अपना ब्लॉग लिखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं जानते, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉग पे जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वहाँ मैंने कवर किया हुआ है सारी की सारी डिटेल्स, जिसको इस वीडियो में मैं मेरे हिंदी दर्शक के लिए कवर करूँगा, जो मेरे जिन लोगों को हिंदी समझ आती है उनके लिए कवर करूँगा। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर जो सर्कुलर है, मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर नंबर 406 की। एक दूसरा सर्कुलर भी है और उसके अंदर जो ईपीएफओ क्या एक्शन लेगा उसके बारे में बताया गया। और दोनों चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे से रिलेटेड ही हैं। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे बैकग्राउंड दे रखी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी और जो पहले इन्होंने सर्कुलर निकाले हैं उसके रिलेशन में ही ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑनलाइन फैसिलिटी एक बना दी गई है, किनके लिए? एम्प्लॉयर्स के लिए। पहले एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन फैसिलिटी मिली थी ताकि आप अपना फॉर्म जमा करा सकें, जो हमने अभी देखी थी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ से आप यूनिफाइड पोर्टल पे जाके सारी की सारी डिटेल जमा करा रहे थे। और अब एम्प्लॉयर्स के पास भी फैसिलिटी आ गई है उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए जो आप लोगों ने सबमिट किया है, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि अभी भी जॉब के अंदर हैं, उनकी वैलिडेशन करने के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटी और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, या नोट मैं कहूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो बताया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पॉइंट नंबर 3 कहते हैं एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन विल बी एग्जामिन्ड बाय फील्ड इन केस रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट, वेज डिटेल्स सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर्स विल बी वेरीफाइड विद द डेटा अवेलेबल बाय फील्ड ऑफिसेज। जब एम्प्लॉयर्स आपके डेटा को सब वैलिडेट कर देंगे तो वो फील्ड ऑफिसर के पास जाएगा, और फील्ड ऑफिसर जो हैं आपकी डिटेल्स को देखेंगे, उनको वैलिडेट करेंगे और वहाँ से ड्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ये ड्यूज़ क्या है? देखिए, हमने बात किया था कि एम्प्लॉयर जब हमारा ईपीएस का अमाउंट कैलकुलेट होना है, ईपीएस का अमाउंट को कैलकुलेट होना है, क्योंकि 8.33% की जो कैलकुलेशन हो रही थी वो हो रही थी हमारे जो हायर सीलिंग है 15,000 रुपीज़ की, या उससे पहले 6,500 रुपीज़ की, उसकी जगह पे आपकी एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका एक्चुअल बेसिक प्लस डीए का जो अमाउंट है, उसके ऊपर आपकी जो है कैलकुलेशन होनी चाहिए। और उसी सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन करके जो डिफरेंस अमाउंट है, इसकी वैलिडेशन आप फील्ड ऑफिसर करेगा ईपीएफओ से। और वहाँ पे द केसेस वेयर देयर इज़ अ मिसमैच, वो इन्फॉर्म करेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को। और जहाँ पे सब कुछ ठीक है वहाँ पे तो कोई ऑफकोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे कोई मिसमैच होता है तो लिखा हुआ है कि 1 महीने का टाइम मिलेगा। ये आप तक के लिए, आपके लिए जो करंट
टाइमलाइन है वो है 3 मई की, लेकिन उसके बाद 1 महीने तक का और टाइम मिलेगा अगर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, और उसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इन केस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट ऑप्शन इज नॉट अप्रूव्ड, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने ग्रीन और रेड में लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो क्या होगा, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या होगा। तो जो पॉइंट हमने कवर किया उसके अंदर ड्यूज कैलकुलेट होंगे और ऑर्डर पास हो जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक है तो जो ड्यूज हैं आपके उसको ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर दिया जाएगा कि ईपीएफओ से ईपीएस के अंदर आपके ड्यूज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं, और अगर कोई गैप रहेगा तो वहाँ पे आपको सबमिट करने को बोला जाएगा। और अगर मिसमैच रहेगा आपके अमाउंट्स के बीच में, यानी कि जितना अमाउंट आपने कहा या फिर जो डिटेल्स आपने दी है उसके बारे में कोई मिसमैच आएगा तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा वापस इसको सबमिट कराने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट हमारा अगेन हम इस पर्टिकुलर में जाते हैं तो यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4, इसको मैंने वहाँ पे सेकंड पॉइंट कवर किया हुआ है। इन केस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट ऑप्शन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब ऐसा केस है कि आपने एज एन एम्प्लॉय अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, लेकिन एम्प्लॉयर उसको जो है अप्रूव नहीं कर रहा है। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग एनी एडिशनल प्रूफ और एविडेंस और करेक्ट एनी मिस्टेक। सच अपॉर्चुनिटी विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड अंडर इंटीमेशन टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। और इसके बारे में डिटेल्स हम ईपीएफओ का जो सर्कुलर है, इंटरनल सर्कुलर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया है तो उस केस के अंदर अगेन आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, यानी कि एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया, आपने सबमिट कर दिया है, तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयर को कि आपने क्यों सबमिट नहीं किया है, कुछ उसके प्रूफ दो, कुछ रीज़न दो। अगर कोई इसके अंदर अमेंडमेंट करनी है तो आप अमेंडमेंट करें, और एम्प्लॉय को बताया जाएगा कि उस टाइम पे क्या क्या चल रहा है। कैसे बताया जाएगा इसके बारे में डिटेल नहीं है, तो उसके बारे में शायद हमारे पास और आगे डिटेल आएगी। और अगर आपके पास वो जब इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट करनी है तो 1 महीने तक का टाइम मिलेगा। सो 1 महीने की विंडो और मिलेगी जिसके अंदर ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट होंगी, बेसिस की आपके डेटा क्या है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट कराई है उसकी वैलिडिटी क्या है। 5th पॉइंट इस पर्टिकुलर सर्कुलर में दिया हुआ कि इन केस वेयर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट और सीम्स एरनियस। तो हमारे पास 3 केस बन गए हैं। पहला केस जहां पे आपने सब इन्फॉर्मेशन सही जमा कराई थी, आपने सबमिट कर दिया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया था। सेकंड केस हमने बात करी जहां पे आपने सबमिट करा दिया है और एम्प्लॉयर ने उसको अप्रूव नहीं किया है। पहले केस में आपने सबमिट कराई थी और अप्रूव भी हो गया था एम्प्लॉयर से। सेकंड केस में आपने सबमिट करा दिया लेकिन एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया है। थर्ड ऐसा है जहां पे इनकम्प्लीट है या फिर कुछ गड़बड़ आई है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दी हो, चाहे उसके अंदर कहीं पे कुछ गलती फील्ड ऑफिसर को नजर आया हो, तो वहां पे क्या है, वहां पे अगेन इन्होंने बोला है कि इट रिक्वायर्स करेक्शन देन APFC RPFC। ये अगेन हम बात कर रहे हैं एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2। ये एम्प्लॉयर्स से और इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि क्यों ऐसा जो है आपने गलत जो हमारे पास डेटा आया है ये गलत है और आपने इसको अप्रूव क्यों कर दिया है। और जैसा इन्होंने बताया अगेन 1 मंथ का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी साइट पे इसको की पॉइंट नंबर 3 किया है, जहाँ पे मैंने कहा है कि अगर आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या एरनियस इन्फॉर्मेशन है तो आपसे एम्प्लॉयर से बोला जाएगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को ठीक करो 1 महीने के अंदर। अगर सब ठीक होगी तो जैसा पॉइंट नंबर 1 था, यानी कि जहाँ पे हमने की पॉइंट नंबर 1 था कि उसको स्क्रूटनी करके बता दिया जाएगा कि कितना अमाउंट ड्यू है वो आपको जमा कराना है, और अगर वो नहीं सही निकल के आती है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और अगर आपसे जो इन्फॉर्मेशन है, जो एरनियस इन्फॉर्मेशन उन्होंने हाईलाइट करी है वो सही नहीं आती है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, उस केस में आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो केस है वो आगे नहीं लिया जा रहा है हायर पेंशन का। लास्ट आपके पास ऑप्शन रहेगी ग्रीवियंस रेज करने की। तो अगर आप इससे ना खुश हैं, आप कहते हैं कि मैंने डेटा सबमिट करा दिया, एम्प्लॉयर ने वेरीफाई कर दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल पाया, तो आप ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर भी आपको कहीं पे कुछ गैप रहा, आपको लगता है कि नहीं जैसा ये सब चलना चाहिए था वैसा नहीं चला है, उस केस में भी आप ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। सो ये तो हमारा पहला सर्कुलर जहां पे आप जो इन्फॉर्मेशन सबमिट कराएंगे उसके ऊपर एम्प्लॉयर को कैसे एक्शन लेना है और ईपीएफओ की हाई लेवल गाइडलाइंस क्या है जो सबको उन्होंने बताई है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, डिटेल में चल के देखेंगे कि जो ईपीएफओ का सर्कुलर है उसके बारे में क्या क्या उन्होंने बताया है। ये सर्कुलर मैं आपको वापस से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये है सेकंड सर्कुलर, और ये सर्कुलर पे आप देखेंगे तो ये सर्कुलर नंबर है 405। पहला जो हमारा सर्कुलर था वो था सर्कुलर नंबर 406, और ये इंटरनल सर्कुलेशन का ही सिर्फ सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर आपको पब्लिक नेट पे नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली इस सर्कुलर को लिया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि ईपीएफओ कैसे इसके ऊपर एक्शन लेने वाली है।
बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखते रहिएगा। और जैसा मैंने कहा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आगे पता लग सके जैसे ही कि क्या एक्शंस या फिर कैसे आपको इन्फॉर्म करेंगे ईपीएफओ एक्शन लेने के लिए, वो मैं आपको शेयर कर सकूं। तो इसके अंदर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ एक एक करके, हम सारे के सारे इसमें टोटल जो पॉइंट्स हैं, टोटल इसके अंदर 10-11 पॉइंट्स हैं, और ये 10-11 के 10-11 पॉइंट्स हमने एक एक करके स्क्रीन पे रखे हैं, ताकि आप आराम से इसको देख सकें और हम इसको यहाँ पे हम ये कवर कर सकें कि कैसे कैसे हर पॉइंट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, और इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें सबसे पहले जो यहाँ पे है, ये अगेन जैसा हमने पिछले फॉर्म में देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था, ऐसे यहाँ पे लिखा है कि ये वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन के लिए, यानी कि जॉइंट ऑप्शन की जो आपने वैलिडेशन है, स्क्रीन मैंने शेयर करी नहीं तो स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दिया। तो वैलिडेशन ऑप्शन जो आपकी है कि कैसे आपका डेटा वैलिडेट किया जाएगा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो पहला स्टेप दिया हुआ यहाँ पे ये कि अगेन ऑनलाइन जो यूटिलिटी है वो एम्प्लॉयर्स को दी गई है। 3 मई 2023 तक का आपके पास टाइम है, वो चीज़ हमें पता है, तो हम इस चीज़ को स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट ऑप्शन फॉर्म एज रिसीव विल हैव टू बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर द फॉलोइंग। किस किस चीज़ की स्क्रूटनी होने वाली है? अप्रूवल ऑफ जॉइंट रिक्वेस्ट टू कंट्रीब्यूट टू पीएफ, actual hire pay along with employers undertaking to pay administrative charges। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर हम आएंगे अभी। क्या चीज़ कह रहे हैं कि आपने जो अपने प्रोविडेंट फंड की सबमिशन करी थी, यानी कि जो आपके अकाउंट से या फिर जो आपके खाते से जो प्रोविडेंट फंड कट रहा था, खाता मतलब जो आपके ऑफकोर्स एम्प्लॉयर के थ्रू कटता था, वो आपके एक्चुअल या फिर हायर वेजेस के ऊपर ही कटा है, तो उसकी स्क्रूटनी करी जाएगी कि हाँ ऐसा ही हुआ है, आपका अमाउंट इतना ही कटना चाहिए था, और जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड पे वो बराबर हुआ है। कैसे? जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल लिया है कि लेट्स से कि आपकी जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपीज़ थी, तो 12% यहाँ पे एम्प्लॉय का कटना था और 12% यहाँ पे एम्प्लॉयर का कटना था। यहाँ पे ये जो कटा है अमाउंट, ये 1 लाख रुपीज़ के ऊपर कटना चाहिए, मानते ये आपकी सैलरी है, ना कि 6,500 रुपीज़ पे या फिर 15,000 रुपीज़ की सीलिंग पे। यहाँ पे मैं ईपीएस की बात नहीं कर रहा, ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए था 8.33%, और जो सबसे ज़्यादा लोगों का चैलेंज रहा है वो रहा है 8.33% की जो कंट्रीब्यूशन है ये 15,000 रुपये पे या 6,500 रुपये पे रही है, ना कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे इस चीज़ की स्क्रूटनी करी जाएगी कि आपका जो पैसा गया है वो पैसा एक्चुअली में आपका हायर वेजेस के ऊपर गया है। सेकेंडली, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑन एक्चुअल हायर पे एज पर द प्रोविजंस ऑफ ईपीएस 1995। तो जो उनके प्रोविजंस है उसके के हिसाब से आपकी जो कंट्रीब्यूशन हुई है। अब मैंने बात करी थी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की, इसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का था उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1.16% के या 1.19% के जो चार्जेस हैं वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लगने थे और उसके ऊपर रोक लगाई थी। इसकी बात यहाँ पे दोबारा हो रही है कि वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हमने अभी तक किसी भी कैलकुलेशन में इसको नहीं देखा है, तो ये पहली बार हमने ऑफिशियली देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की बात की जा रही है, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो सिर्फ तब पता लगेगा जब ईपीएफओ से हमारे पास डिटेल आएंगी कि कितना जो अमाउंट है वो हमें वापस जमा कराना है या कितना अमाउंट हमारा ईपीएफ से ईपीएस के अंदर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे चलते हैं, फोर्थ सेक्शन के ऊपर। फोर्थ सेक्शन बात करता है पैरामीटर्स ऑन विच जॉइंट एप्लीकेशन में बी स्क्रूटनाइज कुड बी बट नॉट लिमिटेड टू। तो यहाँ पे 3 बात की जा रही है और ये 3 पॉइंट्स वही हैं जो मैंने कवर किए थे पहले, यानी कि जो स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी के बाद 3 कैटेगरी बनेगी। पहली वो है ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशंस जॉइंट ऑप्शन एंड हैव बीन वेटेड एंड अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने सबमिट कर दी है, सही सलामत आपने सब जमा करा दिया है, और एम्प्लॉयर ने जो है उसने भी अप्रूव कर दिया है। दोनों चीज़ें सही हो गई हैं। अब फील्ड ऑफिसर को क्या एक्शन लेना है उसके बारे में डिटेल आएगी। दूसरा है फॉर्म इज नॉट अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर। तो पहला था एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों से यस हो गया, दूसरा है एम्प्लॉय ने कर दिया है लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको नहीं अप्रूव किया है, और तीसरा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन एंड हैज बीन वेटेड एंड बी अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर। तीसरा है कि एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन तो जमा करा दी है लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कुछ उसने डाल दिया है जो कि इनके हिसाब से सही नहीं है, और एम्प्लॉयर ने जो है उसको अप्रूव कर दिया है। मान लो मेरी जो वेजेस थी वो सही नहीं थी, मैंने उसके ऊपर प्रूफ दे दिया या गलत प्रूफ अपलोड कर दिया है, और एम्प्लॉयर ने बिना देखे कुछ भी आगे कह दिया है कि हाँ ये सही है और हमें इसको आगे अप्रूव करना है। ये 3 डिफरेंट केसेस है, और इन 3 डिफरेंट केसेस को कैसे ईपीएफओ हैंडल करेगा उसके बारे में आगे कवर किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरी 4.1 केस। 4.1 केस क्या है? एम्प्लॉय ने जो है वो अपना सबमिट कर दिया है सही उनके हिसाब से, और एम्प्लॉयर जो है उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है, और अब जो बारी है वो ईपीएफओ की आती है।
ईपीएफओ क्या करेगा इस केस के अंदर? Applications joint options will be examined for completeness of provided record as per para 3 of the circular by dealing assistant. तो जो भी वहाँ पे dealing assistant है वो इन सबको validation करेगा और उसके बाद चेक करेगा कि क्या आपके records complete हैं या नहीं। अगर रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं तो वो उनको रिकॉर्ड को कंप्लीट मार्क कर देगा और साथ में कमेंट दे देगा जैसा भी केस निकल के आएगा। अब वो रिव्यू क्या करेगा? द कंसर्न एसएसओ और एओ विल रिव्यू एंड इफ फाउंड इन ऑर्डर विल फॉरवर्ड द फाइल विद हिज कमेंट्स टू एपीएफसी यानी कि एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ही विल ऑल्सो मेक एन एंट्री इन अ लिस्ट वेयर इन ईच केस फाइल नंबर, कैटेगरी, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, स्टेटस विल बी मेंटेन्ड। तो अगर तो सब कुछ ठीक लगा, सब कुछ एकदम बढ़िया हुआ, सब आपके रिकॉर्ड्स ऑर्डर में हैं, तो आपकी फाइल को वो आगे एपीएफसी को, आरपीएफसी को फॉरवर्ड कर देगा कि इन भाई साहब की या इन बहन जी की जो फाइल है इसको आप हायर पेंशन के लिए अब प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर इफ नॉट फाउंड इन ऑर्डर, अगर उनको कुछ गलती इसमें नजर आती है तो फाइल को रिटर्न कर देंगे और कमेंट डाल देंगे कि भाई हमने इस फाइल को क्यों रिजेक्ट किया है, और उस केस में क्या होगा, 1 मंथ का टाइम मिलेगा आपको अमेंडमेंट करने के लिए कि इस कारण से आपकी जो फाइल है उसको अप्रूव नहीं किया जा रहा है। SSAO will also make an entry in a list wherein each case file number, category, name of establishment and status will be prepared। तो ये उन्होंने इंटरनली बताया है कि हर जो उनके पास केस आएगा उसका क्या स्टेटस रहा है, क्या अपडेट रहा है, ये वो उस अपने पास एक रिकॉर्ड इसका रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि APFC RPFC 2 will scrutinize category 4(1) cases and will get the wage details verified through dealing assistant, AO with the data available with field offices। और ये सब चीज़ों को वो जो वेज डिटेल है ये सब है इसको वापस से वैलिडेशन करेंगे। तो अगेन किसने वैलिडेशन किया है? पहले इन्होंने डीलिंग असिस्टेंट ने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई, SSAO ने रिव्यू किया और उसके बाद फिर से आपका जो एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं और या फिर आरपीएफसी का जो ऑफिस है ये वापस से आपका रिकॉर्ड को रिव्यू करेंगे। इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारा हेडेक इसके बाद होने वाला है। और कितना टाइम लगने वाला है आपको क्या लगता है? ये सारी चीज़ें 6 महीने में हो जाएंगी या साल भर से ऊपर लगने वाला है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं 5th पार्ट पे। वो कहता है द केसेस वेयर एफओ डिटेल्स एंड एम्प्लॉयर्स डिटेल्स मैच, द ड्यूज विल बी कैलकुलेटेड एंड एन ऑर्डर विल बी पास्ड बाय APFC RPFC for depositing transferring the dues. A separate circular will be issued for this purpose। अब काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मुझे पैसा कितना देना है, मेरे पास मैंने लोन ले रखा है इसमें से, या फिर मैंने विड्रॉ कर रखा है, या मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे कितना पैसा देना होगा वो कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाली है। तो क्या हमारे पास कैलकुलेटर कोई बहुत जल्दी आने वाला है? द आंसर इज़ नो। हमारे पास कोई कैलकुलेटर अभी नहीं आने वाला है जहाँ से आपको एग्जैक्ट पता लग सके कि कितना पैसा आपका जो है आपको जमा कराना पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है क्योंकि जब वो ऑर्डर पास करेंगे आपकी सारी डिटेल्स देखने के बाद तभी पता लगेगा कि कितने ड्यूज़ आपके हैं। ड्यूज़ दोनों तरीके से हो सकते हैं। ड्यू का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पैसा निकाल रखा हो तभी हो, ये उस केस में भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर के प्रोविडेंट फंड अकाउंट से ईपीएस के अंदर कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सेपरेट सर्कुलर भी आएगा। तो अगेन मैंने कई बार बोला है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जब सर्कुलर आए इसकी डिटेल मैं आपको दे पाऊँ। और अगर अभी तक जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कर देना, तभी हमें पता लगता है कि हाँ, और गूगल को भी पता लगता है कि हाँ ये चीज़ आपको समझ आ रही है, और उस केस के अंदर आपको भी अब नोटिफिकेशन आएगी और बाकी आपके मित्रों को भी ये चीज़ पता लगेगी। केसेस वेयर देयर इज अ मिसमैच। अब हम बात कर रहे हैं जहां पे आपने रिकॉर्ड सबमिट करा दिया था, आपके हिसाब से सब ठीक ठाक था, आपका एम्प्लॉयर जो है उसके पास था और लेकिन उसने भी अप्रूव कर दिया था, और अब हम जब प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ मिसमैच आया तो क्या प्रोसेस रहेगा? मिसमैच विल बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को बताया जाएगा एंड दे विल बी गिवन टाइम ऑफ 1 मंथ। तो जैसा हमने कहा था 1 महीने का टाइम मिलेगा इस पूरी इंफॉर्मेशन को ठीक ठाक करने के लिए। इन केस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड द स्टेप्स मेंशन्ड एट 4 and 5 विल अबव विल बी फॉलोड। अगर आपने वापस सही इंफॉर्मेशन दे दी है, इसको पूरा रिव्यू करके दोबारा सबमिट कर दिया है, तो जो स्टेप्स पहले थे वैलिडेशन वाले, अगेन एओ, उसके बाद हमारे पास आरपीएफसी, एपीएफसी के बाद जाएगा, डीलिंग असिस्टेंट के पास जाएगा, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके वापस से वैलिडेशन होगी। इन केस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड तो फिर एक रिकमेंडेशन बनाई जाएगी मेरिट के बेस पे और उसके हिसाब से ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि उन्होंने आपको कुछ कहा था कि आपका डेटा मिसिंग है या इसको ठीक करो और आपने नहीं कर पाए, तो बेस्ड अपॉन मेरिट, मेरिट के बेस में मतलब उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कितना ज़रूरी है वो डेटा आपका केस के लिए, और उसके हिसाब से ही आपका केस पास या फिर फेल मार्क किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा है
जिसे हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हैप्पी पाथ, यानी कि अगर सब ठीक चल रहा होगा तो आपका केस यहाँ तक पहुँच के सब कुछ ठीक ठाक भला चंगा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे बीच बीच में पंगे आएंगे वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आगे क्या स्टेप होने वाले हैं। 1 महीने के अंदर ये सब वैलिडेशन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्क्रूटनी ऑफ केसेस 4.2 वाले कौन से केसेस थे। जैसा हमने कहा था कि एम्प्लॉय ने जो है वो तो सबमिट करा दिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? हो सकता है एम्प्लॉयर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। कुछ लोगों ने ऐसा सवाल कहा कि मेरी जो कंपनी है वो बंद हो गई है, या फिर जो है वो मेरी कंपनी नहीं कर रही है अप्रूव। हो सकता है आपने लड़ाई करके कंपनी छोड़ी हो या कुछ ऐसी बात होगी। तो उस केस में क्या होगा? इन केस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट option is not approved by the employer, the DA will categorize these as 4.2 cases and send to SS/AO। तो उस केस के अंदर इनको 4.2 मार्क किया गया है। 3 तरीके के केसेस हैं, हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं। SSAO will prepare the information draft to the member establishment and put up for order for APFC RPFC। उन्होंने कहना है भाई साहब हमें नहीं पता इस केस का क्या हो रहा है। इन्होंने रीजनल कमिश्नर को या फिर जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड है उनको भेज देंगे कि आप बताइए जी इसके ऊपर क्या करना है। These cases will reject the cases and inform the member citing the reason given by establishment for non-approval। अब इन्होंने क्या करना है? इन्होंने करना है इसको रिजेक्ट और भेज देना है एम्प्लॉय को कि हम ये रीज़न था इसलिए आपके जो एम्प्लॉयर ने इसको अप्रूव नहीं किया है। मान रहे हैं कि इस केसेस के अंदर एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया है। However, before any such rejection, an opportunity will be given to the employer for providing any additional proof or evidence or correct any mistake। यानी कि एकदम रिजेक्ट करने से पहले अगेन 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि अगर ये गलती है तो आप जो है इसको ठीक कर सकते हो। और उस केस के अंदर एम्प्लॉयज़ या पेंशनर जो भी हैं उनको भी बताया जाएगा कि क्या गलती थी, कैसे आपके एम्प्लॉयर को हमने बोला है ये सब करने के लिए। और ये सच अपॉर्चुनिटी अगेन एम्प्लॉय और पेंशनर को बता के 1 महीने का टाइम मिलेगा। यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं जून तक जाने की, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, एज्यूमिंग कि तब तक सारे के सारे केसेस स्क्रूटनाइज हो सकते हैं। लास्ट बात करते हैं 4.3 केसेस की। लास्ट बात कर रहे हैं मतलब अभी इस फॉर्म में यहाँ तक, केस के बाद और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको हम कवर करेंगे। इन केसेस वेयर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट और सीम्स एरनियस। आपने जमा करा दी इन्फॉर्मेशन, यानी कि एम्प्लॉय ने जो है वो डेटा सबमिट करा दिया और वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट कराई है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है और आपका एम्प्लॉयर जो है उसने इसको ठीक कर दिया कि यार चलो ठीक है आगे भेजो इसको। और लेकिन जब प्रोविडेंट फंड के जो ऑफिस हैं वो इसको इवेल्युएट कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आई है। तो क्या करेंगे? विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू बी सॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का कितना बड़ा रोल है वो देखिए, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली नहीं आएंगे कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दीजिए या आप ये ठीक कीजिए। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वाया एम्प्लॉयर आ रही हैं। ये चीज़ बहुत क्लियर है। तो क्या आपको डायरेक्टली बताया जाएगा कि आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो। एवरीथिंग इज बिंग टोल्ड टू एम्प्लॉयर, बट आपको इंटीमेशन जरूर मिलेगी। प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आई थिंक आगे एक सर्कुलर आएगा जहां पे ये चीज़ क्लियर होगी। SSAO will thereafter with his comments get the orders of APFC RPFC for seeking such information। यानी कि वो कहेंगे कि बताओ हमें आप अप्रूवल दो कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगेन विल सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स अंडर इंटीमेशन टू एम्प्लॉयज और पेंशनर्स विद इन 1 मंथ। तो वही हमने बात की है कि 1 महीने का टाइम मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन आपको जमा कराने के लिए। In case complete information is not received within 1 month, the order will be passed on merit by APFC, RPFC2, RPFC1। So जैसे पिछला केस में हमने देखा था, 4.2 केसेस में देखा था कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो क्या करेंगे? मेरिट के ऊपर, मेरिट मतलब वो खुद इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी या फिर क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, और उसी के बेस पे ऑर्डर पास किया जाएगा कि क्या ये केस को हमें अप्रूव मार्क करना है या फिर हमें इस केस को रिजेक्ट करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ बताई जाएगी। अब बात करते हैं हम 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट क्या कह रहा है? देयर मे बी स्पेशल सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट स्पेशली फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ वेज डिटेल्स। तो अब बारीकियों में जा रहे हैं कि जो वेज डिटेल्स हैं, और वेज डिटेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी के बेस पे तो आपका ईपीएफ और जो ईपीएस का अमाउंट है वो सारा का सारा कैलकुलेट हो रहा है। इन सच केसेस the due permission of RPFC1 team may be formed. The team may be, if necessary, verify the details after giving due notice of 7 days in advance। अब उन्होंने कहा कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए या फिर कुछ जगह के लिए जो ट्रस्ट हैं, जो कि हमने एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, उनके लिए क्या होगा? उस केस में उनके रिकॉर्ड्स को वैलिडेट करने के लिए कि क्योंकि डेटा इनके पास नहीं है, जो ईपीएफ है उनके पास डेटा नहीं है, वो कुछ अपनी टीम्स बनाएंगी जो उन ट्रस्ट के पास जाएंगे या ट्रस्ट से इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो सारी वेज डिटेल्स हैं ये सारी सही हैं, और हाँ ये सारे के सारे लोग जो हैं ये ऑथराइज्ड हैं, अप्रूव्ड हैं हायर वेजेस के लिए।
Sufficient number of teams should be deputed to the establishment for verification of wage details. अपना ये internally कैसे manage करेंगे उसके बारे में डिटेल दी गई हैं. Team will verify the records of employers, trustees in respect of only the concerned members, pensioners as per the establishment wise list prepared. So जो भी establishment, exempted establishments है या फिर trust हैं, उन्होंने जो information EPFO को दी होगी उन्हीं लोगों की इंफॉर्मेशन को EPFO वैलिडेट करेगा. कैसे? जो अब उन्होंने टीम बनाई है उसके हिसाब से. Effort should be made to get the details verified in respect of all members or pensioners of an establishment in one go, कि जल्दी से एक ही बारी में सारी इंफॉर्मेशन हम वैलिडेट कर सकें, ऐसा उनकी कोशिश रहेगी. एंड द टीम शैल सबमिट द रिपोर्ट टू APFC, RPFC 2, RPFC 1, who shall after satisfying himself to the eligibility, non-eligibility of member, टेक फाइनल डिसीजन इन द मैटर और पास द ऑर्डर. तो वो सारी की सारी डिटेल्स को जो है वो वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमारे हम इस बात से सहमत हैं, हम इस बात से क्लियर हैं कि जो भी डिटेल आपने डाली है वो ठीक है और उसके ऊपर हम अप्रूव कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th पॉइंट की, जहाँ पे लिखा हुआ है इफ एन एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन इज नॉट फाउंड एलिजिबल, अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है, देन अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू पेंशनर्स और मेंबर्स एंड एम्प्लॉयर्स टू सबमिट द रिक्विजिट एविडेंसेस डिटेल्स थ्रू द एम्प्लॉयर्स ओनली. मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयर से बना के रखो अगले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो भी डेटा है आपको एम्प्लॉयर के थ्रू देना है और आपके एम्प्लॉयर्स के साथ आपका जो है कन्वर्सेशन है ये ओपन रहना चाहिए कि कुछ आ गया है, मुझे डेटा देना है, क्या डेटा है वो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं. However, before any such rejection, an opportunity will be given to the employer for providing any additional proof of evidence. तो काफ़ी लोग जो ये पूछते थे, सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैंने डेटा सबमिट कराया है ये ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मैं इसके बारे में क्या करूं? तो उसका आंसर यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया गया है कि आपका जो डेटा है उसको आपको ऐसा नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यहाँ पे आपके पास एक अवसर रहेगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करके वापस जमा करा सकते हैं. 1 महीने का समय इंपॉर्टेंट है. ये 1 महीने का समय 3 मई से है या कब से है पता नहीं, मैं मान रहा हूँ कि 3 मई से है. तो 3 मई से 1 महीने करीबन 3 जून के हम टाइमलाइन लेते हैं जब तक ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होने की संभावना है. अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो. मैंने बहुत सारा यहाँ पे सब्सक्राइब कर नहीं डाला, फिर नहीं तो बोरिंग सा हो जाता है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, मगर अगेन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की. सो किस तरीके से देखेंगे ये चीज़ ये है कि हाँ हम ये सब जो काम कर रहे हैं इसको पूरा मेंटेन करके रखेंगे, देखते रहेंगे कि सब ठीक ठाक हो रहा है, जैसे जैसे जो कागजी कार्रवाई है वो सब करनी है वो सब सही तरीके से हो रही है. और अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम रहेगी, लेट्स से कि अगर आपको कोई चैलेंज है तो आप एक ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं. EPF IGMS पोर्टल है जो कि आपको EPF की साइट पर मिल जाएगा. वहाँ से आप ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं कि हम खुश नहीं है इस चीज़ से या फिर हमें ये चैलेंज है, हम कैसे उसको सॉल्व करें. और उसके बारे में फिर जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगी उसका रीजनल ऑफिस जो उनका ऑफिस इंचार्ज है उसको सॉल्व कर सकेंगे. तो ये तो थे पॉइंट्स ये, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, मगर क्योंकि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अब यहाँ पे आती है एक आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं. ये रिपोर्ट्स हैं जो कि पेंडेंसी ऑफ जॉइंट ऑप्शन फॉर्म, यानी कि कितने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म है वो अभी तक बचे हुए हैं और जो वैलिडेशन हो गई है कितने फॉर्म्स की वैलिडेशन हो गई है, उसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्म बनाया गया है जो कि या फिर रिपोर्ट बनाई गई है जो कि EPFO जमा कराएगा. लास्ट हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अपडेट आया है मेरे पास आज ही इसके बारे में, वो ये कि अगर आपने मिस्टेक कर दी है और आप खुद से इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन आ रही है या फिर एम्प्लॉयर जो आपका ऑप्शन देगा उसके बारे में क्या है. तो मेरे पास जो मैसेज आया है मैं उसको पढ़ रहा हूँ. Regarding wrong entries in online EPS 95 application, now delete option can be used for deleting any wrong submission. तो अगर आपने सबमिट कर दिया और गलत डेटा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करके पुरानी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं और फ्रेश एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करा सकते हैं. It is provided in website now and some employees applied fresh applications by deleting old one and got the acknowledgement number also. तो ऐसी फैसिलिटी अब अवेलेबल है, ऐसा मुझे मैसेज आया है. अगर आपने कोशिश करी है जाके देखने की और पुरानी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी उसको डिलीट करने की ऑप्शन आ रही है, नई सबमिट आ रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं उनको हेल्प मिलती है इस चीज़ से और उनको पता लगता है कि हाँ बाकी लोगों की ये प्रॉब्लम थी उन्होंने ऐसे सॉल्व करी और हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो ऐसे सॉल्व हम कर सकते हैं. अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने कलीग्स के साथ.
और अगर आपके कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे मौका लगेगा आप सबको जवाब दूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।